गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इससे पिछला लेक्चर हमने क्या किया था, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एक क्विक रिवीजन देते हैं उसको हम। देखो हमारा इससे पिछले लेक्चर का क्या था, अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो वो पिछली वीडियो देख लो। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी का मतलब वही है एनर्जी। आयोनाइजेशन, आपके पास एक न्यूट्रल एटम है जो कि गैसियस स्टेट में है, उसके सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन ऑफ द वैलेंस शेल इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इस लेक्चर में हमने बात करनी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट है अगर आप समझ के चलो तो। देखो एंथैल्पी का मतलब वही एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन इसका मतलब क्या है। देखो सपोज करो मेरे पास कोई एक न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल गैसियस एटम है, आइसोलेटेड, मतलब मैंने उसको अलग कर रखा है। इसको दिखा यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। मतलब क्या होगा, एक न्यूट्रल एटम था, उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन, इतना क्लियर हो गया। एक न्यूट्रल एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन करा। जब किसी चीज पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो जब एक न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनर्जी जो है ना वो रिलीज होती है। यहाँ पे मैंने Eg लिखा इलेक्ट्रॉन गेन के लिए, तो एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की क्या डेफिनेशन समझ में आई, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड। अब यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, कब रिलीज हो रही है, व्हेन अ न्यूट्रल एटम एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इट इनटू अनायन। ठीक है, जब एक न्यूट्रल एटम कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और अनायन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर हो गया, दोबारा से सुन लेना। अब यहाँ पर एक चीज बताओ, खुद से बताओ। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब गेन हुआ तो एनर्जी रिलीज हुई। अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो रिएक्शन कैसी हुई, एक्सोथर्मिक। मोस्ट ऑफ द केसेस में एनर्जी रिलीज होती है। आई एम नॉट सेइंग अबाउट एवरीवन, हर किसी में नहीं हो रही है, एक्सेप्शन हर जगह होती है, बट अगर आप जर्नली बात करते हो तब एनर्जी रिलीज होती है। तो देखो अगर किसी रिएक्शन में से एनर्जी रिलीज हो रही है तो मतलब वो रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। और अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो उसके लिए एंथैल्पी चेंज की वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है, पिछले में हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी किया था, उसमें हमने कहा था वो एंडोथर्मिक थी, हमें एनर्जी देनी पड़ रही थी, दैट इज वाई डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव। अब यहाँ पर एक्सोथर्मिक है, एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज वाई डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव। बात करें अगर इसकी यूनिट्स की, सेम आयोनाइजेशन एंथैल्पी जैसे हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए हमने क्या यूनिट दिए थे, या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम था या फिर किलो जूल पर मोल था, कि एक एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी थी ये आयोनाइजेशन में करा था। अब यहाँ पर एक एटम है, उसको एक इलेक्ट्रॉन देना है, देन जो एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अब ना यहाँ पे एक वर्ड आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी, ये दोनों चीजें ना सेम है, पर जो डिफरेंस है हमें वो समझना है। देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, एफिनिटी का मतलब होता है किसी चीज की इच्छा होना, लाइक इलेक्ट्रॉन को लेकर उसकी इच्छा है, कि मतलब कोई एक एटम है वो चाहता है कि उसे इलेक्ट्रॉन मिले। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हो रही है जब एक इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, एक बिल्कुल जनरल लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, सपोज करो कोई इंसान है, उसको ना पैसों की जरूरत है। ठीक है, कोई एक इंसान है उसे पैसों की जरूरत है,
इसको आप कहोगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब जो आपने उसकी जो पोजीशन थी, जो उसको चाहिए, उसको एक डेफिनेशन दे दी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक टर्म है जो हम यूज करते हैं, जो क्या बताती है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कितनी टेंडेंसी है, उस इंसान को जितनी जरूरत होगी वो उसी हिसाब से गेन करेगा। ये था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हुआ? अब मैंने कहा कि एक इंसान है जिसे कुछ पैसों की जरूरत है और उसने किसी से 10 रुपए ले लिए, मैंने ज्यादा नहीं लिए, 10 रुपए ले लिए। तब यहाँ पर जब वो किसी और से पैसे ले लेगा तो उसके ऊपर क्या हो जाएगी, 10 रुपए की उधार हो जाएगी ना। तो मतलब उसके ऊपर जो साइन आ गया दैट विल बी -10, कि मतलब उसकी में से अब जो भी उसके पास पैसे होंगे उसमें से वो 10 रुपए उसने किसी और से लिए होंगे, है ना। यहाँ पर अब समझो ये क्या चीज थी। देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक जनरल भाषा में एक टर्म है जो हमने दी है ये बताने के लिए कि अगर इलेक्ट्रॉन गेन करना हो तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, भी मेरे को कितनी जरूरत है, ठीक है, मुझे जरूरत है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम कितनी जरूरत है, ठीक है ना। जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आप वो अमाउंट ऑफ एनर्जी बोल रहे हो ना कि उसने इतने रुपए ले लिए, तो इसीलिए यहाँ पर जो साइन आता है वो माइनस आता है। अगर मैं इन दोनों का कंक्लूजन निकालूं तो वो सिर्फ यही है दैट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज जस्ट द नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब अगर मुझे किसी ने ये कह दिया कि उसको पैसों की जरूरत थी और उसने 10 रुपए ले लिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब उसको 10 रुपए की जरूरत है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब कितना कर्जा हो गया उसके ऊपर, 10 रुपए का। देर इज ओनली अ डिफरेंस ऑफ साइन, कि मुझे वो चीज समझानी है। जिसको 10 रुपए की जरूरत थी तो वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी, उसने ले लिए मतलब माइनस आ गया, उसके ऊपर कर्जा हो गया, दैट इज -10 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी वही चीज है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी वही चीज है, जस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जब हम बात करते हैं देन वी यूज द नेगेटिव साइन, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आगे देखो, आपने अगर याद हो तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर नेक्स्ट चीज करी थी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी में आपने क्या करा था कि सपोज ये कोई एटम है, सपोज इसकी ये सेकेंड शेल के अंदर मैंने 4 इलेक्ट्रॉन रखे। सक्सेसिव का मतलब ये था कि जब मैंने पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरे को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तीसरे को रिमूव करने के लिए जितनी चाहिए वो थर्ड। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, इसको आपने बोला था सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब हमें बात करनी है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसमें देखो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसमें क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है ना कि ये कोई भी एक एलिमेंट है, पहला इलेक्ट्रॉन जो भी ये गेन करेगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब आपने इसी के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया दैट विल बी सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया दैट विल बी थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो दिस इज कॉल्ड एज सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझ में आ गया, सेम चीज है। बट अब हम ना इसका एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि आयोनाइजेशन और इसमें कहाँ डिफरेंस आ जाता है। देखो देखो हम ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेकर ये बात करते हैं। आपके पास ऑक्सीजन था गैसियस फॉर्म में, ठीक है, इसने जब एक इलेक्ट्रॉन लिया तब इसकी वैल्यू आई ओ नेगेटिव, और यहाँ पर आपके पास क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करा है, आपने अभी पढ़ा कि डेल्टा एच की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है, इसकी वैल्यू आई -141 किलो जूल पर मोल, ठीक है, माइनस का तो आना था, एक्सोथर्मिक था। अब जब इसी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करवाया गया, ओ नेगेटिव ऑलरेडी था, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करवाया, अब यहाँ पर बन क्या गया O2 नेगेटिव। अब होना क्या चाहिए, आप लोग ये सोचोगे कि सक्सेसिव में एक ही जैसा चलता है कि यहाँ पर माइनस इतना था तब माइनस और ज्यादा हो गया होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जब और ऐड हुआ तो और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, बट नहीं, यहाँ पर जो डेल्टा एच की वैल्यू आई दैट वाज इन पॉजिटिव एंड ऑल्सो इट वाज 780 किलो जूल पर मोल। सी दिस अ ह्यूज डिफरेंस, -41 से
प्लस 780, इतना डिफरेंस क्या हुआ ये? देखो इस चीज को आपने ध्यान से समझना है कि क्या होता है जब आपके पास ना कोई न्यूट्रल था, ठीक है ना, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, ये O नेगेटिव बन गया, लेकिन अब ये ऑलरेडी नेगेटिव बन चुका है। अब यहाँ पर जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन लाने की बात करेंगे तो जो ये पहले से आया हुआ इलेक्ट्रॉन है ना, ये अपकमिंग इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा रिपेल करेगा, इसके अंदर क्या हो जाएगी, रिपल्शन हो जाएगी, और रिपल्शन होने की वजह से ये दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं हो पाएगा। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊं, सपोज करो क्या है कि ये एक क्लासरूम है, ठीक है ना, ये क्लासरूम है, इसमें एक बच्चे की एंट्री होनी थी, ये पावरफुल था थोड़ा सा, ठीक है ना, इसने क्या करा, इसके अंदर ऐड हो गया, ये इस क्लासरूम में जाके बैठ गया, और इस क्लासरूम में जाने के बाद इसने पूरा अपना कब्जा जमा लिया, अभी मैंने और किसी को आने नहीं देना है। तो अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर कोई और बच्चा इसमें आएगा तो इसका, जब इसके अंदर ये ऑलरेडी जब इलेक्ट्रॉन आ चुका है ना, तो ये इतना ज्यादा इसको रिपेल करेगा कि अगर हम इसको चाहते हैं कि ऐड करें तब हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, हम इसको एनर्जी देंगे, अब इसके अंदर से एनर्जी रिलीज नहीं होगी। मतलब पहले क्या था, जब ये वाले, मान लो आप इसको ना एक और तरीके से समझो कि ये कोई एक आपका कंपटीशन होना है, ये एक टीम है, ठीक है ना, ये एक टीम है, और इस टीम के अंदर ये एक क्या आ गया, पावरफुल कोई इंसान आ गया, बहुत लड़ाकू किस्म का है वैसे, ये आ गया, ये जब आ गया तो ये O नेगेटिव बना। अब अगर इसके अंदर कोई और मेंबर आना चाहता है, ये कह रहा है भाई मैं नहीं आने दूंगा, तो अब क्या करना पड़ेगा, जो बाकी टीम के मेंबर्स हैं या फिर मतलब और कोई हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, तब जाके ये ऐड होगा, मतलब हमें कुछ देना पड़ेगा इसको ऐड करवाने के लिए। दैट इज वाई यहाँ से मैं कंक्लूजन निकालूं तो वो क्या हुआ कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थी दैट वाज नेगेटिव, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही थी, बट फॉर सेकंड इट वाज पॉजिटिव, क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है उसने क्या करा, अपकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करा, जिसकी वजह से वो वहां पर ऐड नहीं हो पाया। समझ में आ गया? ओके, हमारा नेक्स्ट इसी के अंदर, अब नेक्स्ट देखो क्या है, जो हमने आयोनाइजेशन के अंदर भी सेम करा था, फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जो अफेक्ट करेंगे इसकी वैल्यू को, वहां पर जो करे थे सेम यहीं पर है। सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज देखो, सिर्फ नाम सुनो और अपना दिमाग लगाने की कोशिश करो। एटॉमिक साइज, ठीक है, मतलब क्या होगा, एक आपके पास ये है जिसका साइज इतना है, एक ये है जिसका साइज इतना है। अब इसके अंदर जब कोई इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करना है ना, तो आप ये देखो, जितना ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा उतनी जल्दी तो ये ऐड होगा। अब इसका न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन से काफी दूर है, जबकि ये वाला इतनी दूर नहीं है, क्योंकि यहाँ एक ही शेल है जबकि यहाँ 2 शेल और है। इसका मतलब अगर साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली गेन हो पाएगा, एनर्जी रिलीज होगी। मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या आया, एटॉमिक साइज जितना छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी था क्या, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज जब क्या होता है आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन होता है, ये था एटॉमिक साइज। अब नेक्स्ट देखो, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बहुत अंडरस्टैंडिंग का टॉपिक है, कुछ भी रट्टा मारने वाला नहीं है। देखो एक आपके पास ऐसा है जिसके पास 4 है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है। एक आपके पास ऐसा है जिसके पास 6 है। तब आप खुद देखो, यहाँ पर आपके खुद के समझने वाली बात है, 6 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे एज कंपेयर टू 4 प्रोटॉन। तो मतलब जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा और एनर्जी उतनी ही ज्यादा रिलीज होगी। समझ में आ गया? साइज जितना छोटा उतनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा उतनी ज्यादा। थर्ड पॉइंट देखो, कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसमें भी किया था, इसमें भी सेम है।
अगर कोई ऑर्बिटल अपना हाफ फिल्ड या फिर फुली फिल्ड में है, जैसे मैंने पी की बात करी, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है ना, पी ऑर्बिटल के अंदर 6 आ सकते हैं, ये हो गया P3, ये हो गया P6। ऐसे ही डी के अंदर अगर आप बात करो, D5 हाफ फिल्ड है, D10 जो है वो फुली फिल्ड है। अब ये क्या है, अपनी हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में है, और हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू ऑल अदर कॉन्फ़िगरेशंस। अब कोई भी चीज अपनी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब करके कुछ गेन या लॉस नहीं करेगी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर अगर कभी भी ऐसा हो कि किसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड या फिर फुल्ली फील्ड बन रही है, तो उसके केस में इलेक्ट्रॉन इतनी इजीली रिलीज नहीं होगा, और सॉरी गेन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन गेन नहीं होगा तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, और अगर एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, कम नेगेटिव आएगी, या फिर हो सकता है वो पॉजिटिव ही आ जाए। डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन गेन के लिए, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही होती है। लेकिन अगर एनर्जी रिलीज ही नहीं होगी तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, वो पॉजिटिव हो जाएगी। समझ में आ गया, ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अपन थोड़ी सी सिंपल सी बात करते हैं, वेरिएशन अलोंग द पीरियड एंड वेरिएशन अलोंग द ग्रुप। आपको ना ऐसे सारे कंसेप्ट को समझने के लिए सिर्फ ये समझना है कि इस बात का मतलब क्या है और यहाँ से यहाँ जाने पे होता क्या है। देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आपने बात की कि इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और एनर्जी रिलीज होगी। अब अगर आप बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसके अंदर जैसे जैसे आप नीचे जाते हो, है ना, तो क्या होता है आपके पास, ये इसका साइज था सपोज, ठीक है, 3, फिर एक शेल और बढ़ गई, एक शेल और बढ़ गई, एक और बढ़ गई और बढ़ गई, मतलब कि साइज जो है वो लगातार बड़ा होता जा रहा है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन इजिली से गेन नहीं हो पाएगा, गेन नहीं हो पाएगा तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो मतलब डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, वो हो सकता है पॉजिटिव में आए। तो मतलब जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो, हर एक स्टेप पे एक नई शेल ऐड होती है, और नई शेल ऐड होने की वजह से जो न्यूक्लियस है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से बहुत दूर हो जाता है, वो उसको गेन नहीं कर पाता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेज। इलेक्ट्रॉन गेन होने पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, अब आप बात करते हैं अलोंग द पीरियड। यहां से यहां जा रहे हो जब आप, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना, यहां से यहां जब आप जाएंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, साइज नहीं बढ़ता है ना, साइज छोटा होता है। और देखो सपोज यहां से यहां जाने में जब साइज ही छोटा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को ये बहुत इजीली गेन करेंगे, ठीक है ना। एक और बात यहाँ पे आप खुद देखो, अगर आप यहाँ तक पहुंचने की बात करें, मैंने नोबल गैसेस नहीं रखी है क्योंकि वो फुल्ली फिल्ड है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहेगी, उनके केस में डेल्टा एच की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आती है। यहाँ पर देखो फ्लोरीन है ना, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, P5। पी के अंदर सिर्फ एक और चाहिए होता है, 17 होता है ना, 17 मतलब एक और चाहिए और ये स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर देखो, क्योंकि इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये बहुत जल्दी, इसको जहां पर भी कहीं दिख रहा होगा कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ये उसको गेन करेगा। एंड मतलब क्या होगा कि पूरे पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 17 है, कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट होगी, वो भी नेगेटिव में, नेगेटिव तो होनी है, हाईएस्ट होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में यहाँ से यहाँ मूव करते हैं साइज डिक्रीज होता है, और साइज डिक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है। क्लियर हुआ। यहाँ पे देखो एक छोटी सी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या, अंडरस्टैंडिंग है। होना क्या चाहिए कि आपने कहा हैलोजन के लिए जो इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है, सबसे कम होती है, हाईएस्ट होती है नेगेटिव में, तो फ्लोरीन की ही होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ जब आप जा रहे हो तो साइज डिक्रीज होता है, लेकिन यहाँ से यहाँ जाते हो तो इंक्रीज होता है। लेकिन याद रखना, क्लोरीन
पूरे ग्रुप की अगर आप बात करते हैं तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम होती है। होनी किसकी चाहिए थी मैक्सिमम? फ्लोरीन की। होती किसकी है? क्लोरीन की। रीजन वेरी सिंपल। देखो, जो फ्लोरीन है ना 2p5, ये छोटा ऑर्बिटल है, इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। डी ऑर्बिटल बड़ा होता है, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्लोरीन के पास डी है। यहाँ पर देखो 2p5 का मतलब क्या है कि ऑलरेडी इसका साइज बहुत छोटा होता है, और छोटा होने की वजह से क्या होता है, इनके अंदर जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उनके अंदर आपस में बड़ी लड़ाई होती है। मान लो क्या है, एक बहुत ही छोटा सा कोई रूम है, ठीक है ना, उसमें 6 जने आ सकते हैं, लेकिन वो रूम बहुत छोटा है। तो जो 5 है ना ऑलरेडी प्रेजेंट, उन्हीं में धक्का मुक्की हो रही होगी कि भाई मतलब जगह दो हमें, ठीक है ना। तो छठे वाला कैसे आएगा? सेम केस है फ्लोरीन के अंदर, जगह 6 की है, लेकिन साइज छोटा होने की वजह से 5 भी बड़ी मुश्किल से आ पाते हैं, इसीलिए वो छठे को इतनी इजिली गेन नहीं कर पाता। जबकि क्लोरीन के अंदर स्पेस भी है और 6 आ सकते हैं और एक ही की जरूरत है। तो मतलब अब ऑब्वियस सी बात है ना कि रूम का साइज बड़ा है, 5 जने हैं, एक ही की और जरूरत है। जैसे ही कोई एक दिखेगा ये फटाफट उसको गेन कर लेगा, और इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया, एक बार ये वीडियो को दोबारा फोकस्ड होकर देखिए, सुनिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कंक्लूजन क्या दिया कि जो 17th ग्रुप होता है उसके एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट होती है, और उसमें भी क्लोरीन की सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा हो जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से वो गेन करने की बजाय क्या करते हैं, गेन नहीं कर पाते इतनी इजिली। और क्लोरीन साइज भी है, जरूरत भी है, तो वो इजिली गेन कर पाता है। दैट वाज अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और सो कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। एंड इसके अलावा हमारा सिर्फ एक ही लेक्चर का काम रहता है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो वन नेक्स्ट वीडियो विल कंप्लीट योर लेक्चर। थैंक यू।